तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ज़ॉम्बीज़ 4 नाम की इस मूवी के बारे में। दोस्तों इस यूनिवर्स के अंदर 3 पार्ट हमें देखने को मिल चुके हैं। तीसरा पार्ट एक तरह से 2022 में देखने को मिला था। ये एक म्यूज़िकल फैंटेसी एक तरह से मूवी है और 1 घंटा 28 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। और पिछले पार्ट की रेटिंग भी बहुत सही रही, 5.4 की रेटिंग थी। साथ ही साथ 78% टोमेटो यूजर्स ने इसे पसंद किया था। तो इसके अगले पार्ट के बारे में थोड़ी कुछ जो भी जानकारी है मैं आपको बताता हूँ। मेरिकी साइंस फिक्शन म्यूजिकल फिल्म है जिसका प्रीमियर 15 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस और 12 अगस्त 2022 को डिज्नी चैनल पर हुआ। 2018 फिल्म ज़ॉम्बीज और 2020 फिल्म ज़ॉम्बीज 2 की अगली कड़ी, इसमें मिलो मैनहेम ने अभिनय किया है और मेग डोनेली क्रमशः जेड और एडिसन के रूप में अपनी मुख्य भूमिकाएं दोहरा रहे हैं। पहली 2 ज़ॉम्बीज फिल्मों के अधिकांश मुख्य सहायक कलाकार भी लौट आए हैं। फिल्म सीब्रुक शहर का अनुसरण करती है, जहां अब ज़ॉम्बी, सामान्य इंसान और वेयरवुल्फ सभी सद्भाव में रहते हैं, क्योंकि वे एक विदेशी आक्रमण को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। कथानक: सीब्रुक शहर में वेयरवुल्फ, इंसान और लाशें शांति से रहते हैं। सीब्रुक हाई में यह उनका आखिरी वर्ष है और एडिसन को माउंटेन कॉलेज में स्वीकार कर लिया गया है। जेड माउंटेन कॉलेज में एथलेटिक छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहा है और वहां एडिसन में शामिल होने की उम्मीद कर रहा है। एक उच्च प्रत्याशित फुटबॉल गेम से पहले रात के दौरान, जहां उन्हें जीतना चाहिए, सीब्रुक के पास कॉलेज में अपना पहला ज़ॉम्बी राक्षस भर्ती होगा, जो अन्य सभी राक्षसों के लिए बाधा लाएगा। एक यूएफओ आता है और बड़े पैमाने पर आतंक का कारण बनता है। विदेशी नेता, जिन्हें एलेन, एली और एस्पेन कहा जाता है, अपने जहाज से टेलीपोर्ट करते हैं। एलियंस यूटोपिया के लिए एक अंतरतारकीय मानचित्र की तलाश में है, जो उनकी प्रजाति के लिए एक नया घर है, जो केवल सीब्रुक की सबसे कीमती चीज में पाया जा सकता है। अपने वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए, वे नेशनल चीयर ऑफ में प्रतिस्पर्धा करने के लिए यहां आने का दावा करते हैं, जिसे एडिसन ने पहले आयोजित किया था। जेड पेट्रोल द्वारा पूछताछ के दौरान एस्पेन को एक बचाव का रास्ता मिल जाता है, ताकि जेड अपने ग्रेड में सुधार करके असाधारण छात्रवृत्ति प्राप्त करके कॉलेज में प्रवेश ले सके। विला, व्याट और विंटर एलियंस के प्रति बेहद अविश्वासी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे वहां अपना सामान लेने के लिए आए हैं। एलियंस अस्थायी रूप से सीब्रुक में बस जाते हैं। एलियंस वेयरवुल्फ से पूछताछ करते हैं और अपने लूमा लेंस से उनके दिमाग को स्कैन करते हैं। एलिजा, जो वर्तमान में जेड बैंड के निर्माता जेड कॉर्प में इंटर्नशिप कर रही है, जेड को उसकी छात्रवृत्ति से मदद करती है। हालांकि एलियंस ने जेड के एथलेटिक और अकादमिक दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे कॉलेज में प्रवेश की संभावना कम हो गई। जेड एलियंस द्वारा अपना रिपोर्ट कार्ड बदलने के बदले में एलियंस को मूनस्टोन की पहचान करने में मदद करता है, जिसे वे निर्देशांक के लिए स्कैन करते हैं और पाते हैं कि यह उनके लिए घातक है। एस्पेन की मुलाकात एडिसन से होती है, जिसे वे बताते हैं कि वे जेड से प्यार करते हैं। चीयर प्रैक्टिस के दौरान एलियंस को प्रैक्टिस करते हुए देखने के बाद चीयर टीम को धमकी दी जाती है। एलियंस लगभग वेयरवुल्फ द्वारा पकड़े गए हैं और अपनी मदरशिप की ओर जाते हैं, जहां जेड उन्हें सीब्रुक के बारे में अपने ज्ञान से मदद करता है, जबकि एडिसन गलती से मदरशिप तक पहुंच जाता है। एस्पेन, एली और एलेन सीब्रुक पहुंचने के अपने असली कारणों का खुलासा करते हैं। स्काउट के लॉग को ठीक करने और देखने के बाद उन्हें पता चला कि स्काउट कोई और नहीं बल्कि एडिसन की नानी, एंजी है। बकी, एडिसन का चचेरा भाई, एंजी से संबंधित नहीं है, क्योंकि वह उसके पिता की ओर से एडिसन से संबंधित है। जेड अपने होम कॉलेज साक्षात्कार के लिए घबराया हुआ है, जो आखिरी चीज है जिसे उसे यह पता लगाने से पहले दूर करना होगा कि उसे माउंटेन कॉलेज में स्वीकार किया गया है या नहीं। एडिसन की विदेशी शक्तियां उसके साक्षात्कार के दौरान उसे ज़ॉम्बी आउट कर देती है, जिससे उसकी साक्षात्कारकर्ता सुश्री क्रैबट्री को चले जाना पड़ता है।
एडिसन एक एलियन के रूप में उसकी पहचान पर सवाल उठाती है, अपनी माँ से उसकी दादी के बारे में पूछती है। एलियंस की तिकड़ी को संदेह है कि सीब्रुक कप, जो ट्रॉफी एंजी द्वारा बनाई गई है और अब चीयर ऑफ की विजेता टीम को प्रदान की जाती है, जो उनके घरेलू दुनिया की सामग्रियों से तैयार की गई है, उनका नक्शा घर है। एडिसन को जल्द ही इसी चीज का पता चलता है और उसे एहसास होता है कि या तो एलियंस इसे जीतते हैं या वह जीत जाती है। वेयरवुल्व्स एलियंस के मिशन की खोज करते हैं और जेड पेट्रोल को सचेत करते हैं। जेड, यह जानने के बाद कि उसे कॉलेज में स्वीकार कर लिया गया है, जेड पेट्रोल के आदेशों का पता लगाता है और एलियंस को चीयर्फ में प्रतिस्पर्धा करने से रोकने की कोशिश करता है। अतिरिक्त स्थलीय टीम को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, जिससे एडिसन के पास यूटोपिया खोजने का एकमात्र मौका रह गया है। सीब्रुक माइटी श्रिम्प प्रतियोगिता में विजयी रहे और जीत गए। वेयरवुल्व्स जयकार मंडप में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और एलियंस की योजनाओं का खुलासा करते हैं। एडिसन द्वारा शहर को अपनी विदेशी विरासत के बारे में बताने से पहले एलियंस, एडिसन और जेड भाग जाते हैं। जेड ने अपने कॉलेज की खबरों का खुलासा किया और एलियंस को एहसास हुआ कि यूटोपिया के निर्देशांक एडिसन के डीएनए में है। दुर्भाग्य से, उनका नक्शा गतिशील है, जिसका अर्थ है कि उन्हें एडिसन को अपने नए घर में ले जाना होगा। विवादित एडिसन जाने के लिए सहमत हो जाता है। जेड उसके साथ जाने की पेशकश करता है, लेकिन यह असंभव है क्योंकि वह कुछ ही मिनटों में उनकी स्टारडस्ट ऊर्जा से मारा जाएगा। जिस दिन एलियंस और एडिसन यूटोपिया के लिए रवाना होने वाले हैं, एलियंस का जहाज गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, इसलिए वेयरवुल्व्स अपने मूनस्टोन की पेशकश करते हैं और एलिजा कहते हैं कि वे अपने जेड बैंड के माध्यम से मूनस्टोन की ऊर्जा को फिल्टर करके जहाज को चार्ज कर सकते हैं। जेड एलियंस और मूनस्टोन की शक्ति में हस्तक्षेप करके अपनी जान जोखिम में डालता है, हालांकि वह बच जाता है। जैसे ही अन्य लोग अंतरिक्ष में जाने से पहले जहाज से बाहर निकलने की होड़ करते हैं, एडिसन और जेड उसे पृथ्वी पर वापस लाने से पहले एक आखिरी चुंबन साझा करते हैं और अंतरिक्ष यान हाइपरस्पेस में गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद, एडिसन के बिना एक दुनिया में, समूह अपने स्नातक स्तर की पढ़ाई का जश्न मनाता है, क्योंकि एलियंस मानचित्र के समन्वय के रूप में एडिसन के डीएनए को डिक्रिप्ट करते हैं। एडिसन को पता चलता है कि उसकी दादी एंजी चाहती थी कि उसकी प्रजाति पृथ्वी पर रहे। जैसे मानचित्र को डिकोड करने से पता चलता है कि पृथ्वी पूरे समय यूटोपिया थी, जो एडिसन की मान्यताओं की पुष्टि करती है। फिर एलियंस सीब्रुक लौट आते हैं, जहां जेड, ब्री, विला, विंटर, व्याट, बोंजो, बकी और एसिस उनकी वापसी का जश्न मनाते हैं। बाद में, पिशाच और मेरफोक सहित कई अन्य राक्षसों और प्राणियों के साथ, एलियंस पूरी तरह से सीब्रुक में चले जाते हैं। क्रेडिट के दौरान, बकी को मदरशिप पर चढ़ते और लॉन्च के लिए इसे सक्रिय करते हुए दिखाया गया है, जिसका लक्ष्य आकाशगंगा के सबसे दूर तक खुशी लाना है। कास्ट करें। जेड के रूप में मिलो मैनहेम 3/4, एडिसन के रूप में मेग डोनेली 3/4, बकी के रूप में ट्रेवर टॉर्डजमैन 5/6, एलिजा के रूप में काइली रसेल 5/6, ब्री के रूप में कार्ला जेफरी 5/6, विला के रूप में चैंडलर किन्नी 5/6, व्याट के रूप में पियर्स जोजा 5/6, विंटर के रूप में बेबी एरियल 5/6, एस्पेन के रूप में टेरी हु 5/6, एलैन के रूप में मैट कॉर्नेट 5/6, एली के रूप में कायरा तांतो 5/6, जोई के रूप में किंगस्टन फॉस्टर 5/6, बोंजो के रूप में जेम्स गॉडफ्रे 5/6, पॉल मदरशिप की आवाज के रूप में 7, लेसी के रूप में एमिलिया मैककार्थी 5/6, जेसी के रूप में नूह जुल्फिकार 5/6, स्टेसी के रूप में जैस्मीन रेनी थॉमस 5/6, प्रिंसिपल ली के रूप में नाओमी स्नीकस 5/6,
डेल के रूप में पॉल हॉपकिंस 5/6, मिस्सी के रूप में मैरी वार्ड 5/6, एंजी के रूप में शीला मैककार्थी 5/6, जोनाथन लैंगडन कोच के रूप में 5/6, जेवोन के रूप में टोनी नप्पो 8, एलियन के रूप में डेनियल रेयान एस्टली। उत्पादन 22 मार्च 2021 को जॉम्बीज 3 नामक एक तीसरी फिल्म की घोषणा की गई, जिसका फिल्मांकन टोरंटो, कनाडा में वसंत ऋतु में होने वाला था। मिलो मैनहेम और मेग डोनेली ने जेड और एडिसन की अपनी अपनी भूमिकाएं दोहराईं। पॉल होएन ने निदेशक के रूप में काम किया, जबकि ब्लर स्ट्रीट प्रोडक्शंस ने उत्पादन कंपनी के रूप में काम किया। डेविड लाइट, जोसेफ रासो, सुजैन फारवेल और रेजोनेट एंटरटेनमेंट ने कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 19 मई 2021 को यह घोषणा की गई कि मैट कॉर्नेट, कायरा तांताओ, तेरी हू को फिल्म में एलैन, एली और एस्पेन की संबंधित भूमिकाओं में लिया गया था। चैंडलर किन्नी, पियर्स जोजा, बेबी एरियल, ट्रेवर टॉर्डजमैन, कार्ला जेफरी, काइली रसेल, जेम्स गॉडफ्रे और किंगस्टन फोस्टर भी अपनी अपनी भूमिकाओं में लौट आए। फिल्म का निर्माण 31 मई 2021 को शुरू हुआ और जुलाई 2021 में पूरा हुआ। 5, 6, 9, 20 मई 2022 को पॉल को द मदरशिप की आवाज के रूप में कलाकारों में शामिल होने की घोषणा की गई, जिसका वर्णन किया गया है आधिकारिक सारांश में एक हास्यपूर्ण निष्क्रियाक्रामक यूएफओ के रूप में। 7. अपनी गर्भावस्था के कारण काइली रसेल बाकी कलाकारों के साथ फिल्म करने में असमर्थ थीं। उनके दृश्यों को केवल शॉट्स में उनके धड़ को ऊपर दिखाकर पूरा किया गया और एक रोबोट बॉडी के माध्यम से बाकी कलाकारों के साथ बातचीत की गई। 10. रिलीज जॉम्बीज 3 को 15 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस पर रिलीज किया गया था। 11 यह फिल्म 12 अगस्त को डिज्नी चैनल पर भी प्रसारित हुई, जिसे लॉस्ट सॉन्ग संस्करण के रूप में पेश किया गया। वह दृश्य जहां एस्पेन एडिसन को बताता है कि वे जेड से प्यार करते हैं। ब्री, एडिसन, विला, विंटर और एस्पेन प्यार में होने की भावना के बारे में गाते हैं। गाने का शीर्षक व्हाट इज दिस फीलिंग। 2. स्वागत। दर्शकों की संख्या व्हिप मीडिया के अनुसार 15 जुलाई 2022 के सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी प्लेटफार्मों पर जॉम्बीज 3 चौथी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी। 12 नील्सन के अनुसार जॉम्बीज 3 सप्ताह के दौरान सभी प्लेटफार्मों पर 7वीं सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म थी। 17 जुलाई 2022 को आलोचनात्मक स्वागत। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 8 आलोचकों में से 75% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 6.30 है। 15. स्पोर्ट्स कीड़ा के सौरव चक्रवर्ती ने जॉम्बीज 3 को जॉम्बीज फ्रैंचाइजी में एक ठोस समापन पाया, प्यार, स्वीकृति और समानता के चित्रण के लिए फिल्म की प्रशंसा की, फिल्म के गानों के साउंड ट्रैक और पात्रों के बीच की केमिस्ट्री की सराहना की और इसकी सराहना की। अलौकिक पात्रों वाला परिसर। 16 डिसाइडर के जॉन सेर्बा ने संगीत और कोरियोग्राफी की प्रशंसा करते हुए कहा कि गाने आकर्षक है और उन्होंने फिल्म को रंगीन, बर्कीला और कभी-कभी निरर्थक पाते हुए स्वीकृति और समावेशन से संबंधित फिल्म के संदेश की सराहना की। 17 कॉमन सेंस मीडिया के जेनिफर ग्रीन ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दी, विविधता, समानता और समावेशन का हवाला देते हुए सकारात्मक संदेशों और रोल मॉडल की उपस्थिति की प्रशंसा की और विविध प्रतिनिधित्व की सराहना की। 18. द न्यूयॉर्क टाइम्स की लीना विल्सन ने लिखा कि फिल्म 90 मिनट की मूर्खता से कहीं अधिक है और इसके स्वर की प्रशंसा की, लेकिन आलोचना की कि कैसे जॉम्बीज 3 ने सामाजिक सांस्कृतिक मतभेदों को चित्रित किया, विशेष रूप से टेरी हू के विचित्र चरित्र को। 19 CNN के ब्रायन लोरी ने फिल्म को ऊर्जावान और प्रगतिशील पाया, लेकिन उन्होंने लिखा कि फिल्म आते ही खराब हो गई और इसके लिए उत्साहित होना मुश्किल है। एलियंस के उपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए, जो उन्हें घिसी-पिटी लगी,
पहली 2 फिल्मों में ज़ॉम्बी और वेयरवुल्व्स को दर्शाया गया था और आई एम फाइनली मी और समडे के रिप्राइज को छोड़कर गाने औसत दर्जे के पाए गए। पॉल होएन, जन्म 28 दिसंबर 1961, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और निर्माता है। उन्हें निकेलोडियन और डिज्नी चैनल के साथ उनके निर्देशन के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवीज के निर्देशन के लिए। उन्होंने द चीता गर्ल्स, वन वर्ल्ड 2008, कैंप रॉक 2, द फाइनल जैम 2010, ज़ॉम्बीज 2018 और ज़ॉम्बीज 2 2020 और ज़ॉम्बीज 3 2022 जैसी परियोजनाओं का निर्देशन और निर्माण किया है। 2. जीवनी। होएन ने सांता क्लारा विश्वविद्यालय में नाटक, फिल्म और टेलीविज़न का अध्ययन किया। उन्हें 1987 में डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में भर्ती किया गया था। तब से उन्होंने कई टेलीविज़न फिल्मों जैसे जंप इन, रीड इट एंड वीप, एडीज $1 मिलियन कुक, यू विश का निर्देशन किया है। शिया लाबियोफ अभिनीत ट्रू कन्फेशंस और रयान मेरीमैन अभिनीत कॉमेडी द लक ऑफ द आयरिश। पहली बार प्रसारित होने पर जंप इन और लक ऑफ द आयरिश दोनों ही डिज्नी चैनल के उच्चतम रेटिंग वाले कार्यक्रम थे। 3. होएन ने जंप इन और लेट इट शाइन फिल्मों के लिए 2 डीजीए पुरस्कार जीते हैं। उन्हें फिल्म कैंप रॉक 2, द फाइनल जैम, टेक माई सिस्टर प्लीज सीरीज इवन स्टीवंस का एक एपिसोड और डेनियल पेनाबेकर अभिनीत एबीसी फैमिली मूवी सर्चिंग फॉर डेविड हार्ट के लिए 3 अन्य डीजीए पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक टेलीविजन मूवी या विशेष के लिए युवा कलाकार पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था और डेनियल पेनाबेकर ने टीवी मूवी में सर्वश्रेष्ठ युवा अभिनेत्री के लिए युवा कलाकार पुरस्कार जीता था। यह फिल्म 2005 में द ह्यूमनिटास पुरस्कार की प्राप्तकर्ता भी थी। आप चाहें और जंप इन को ह्यूमनिटास पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया था। होएन द्वारा निर्देशित लोकप्रिय श्रृंखला में राउंड हाउस, द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एलेक्स मैक, सबरीना, द टीनेज विच, कजिन स्केटर, द जर्सी शामिल है, जहां उन्हें निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। जस्ट फॉर किक्स, नेड्स डिक्लासिफाइड स्कूल सर्वाइवल गाइड, जस्ट जॉर्डन, द एन श्रृंखला बियॉन्ड द ब्रेक और साउथ ऑफ नोवहेयर, जिसे सर्वश्रेष्ठ किशोर नाटक के लिए ग्लैड पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। होएन ने निकेलोडियन के लिए 2 सफल पायलटों, द जर्नी ऑफ एलन स्ट्रेंज और एडी मैकडॉड के लिए 100 डीड्स का भी निर्देशन किया है। वह जोनास ब्रदर्स अभिनीत डिज्नी चैनल श्रृंखला के निर्देशक और कार्यकारी निर्माता भी थे। 2011 में होएन मेडिसन हाई पायलट के कार्यकारी निर्माता और निर्देशक थे, जो डिज्नी द्वारा अपने हाई स्कूल म्यूजिकल फ्रैंचाइजी को फिर से मजबूत करने का एक असफल प्रयास था। 2012 में उन्होंने कोको जोन्स और टाइलर जेम्स विलियम्स, एवरीबॉडी हेट्स क्रिस अभिनीत फिल्म लेट इट शाइन के लिए अपना दूसरा डीजीए पुरस्कार जीता। साथ ही उन्होंने एबीसी परिवार पर लोकप्रिय क्रिसमस फिल्म द मिस्टलटोन्स का निर्देशन किया, जिसमें टिया ने अभिनय किया था। माउरी और टोरी वर्तनी। उन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्लाउड 9 इंच में मिनुटमेन के ल्यूक बेनवर्ड और लिव एंड मैडी के डव कैमरून ने अभिनय किया। हाउ टू बिल्ड ए बेटर बॉय में चाइना एनी मैकक्लेन ने अभिनय किया। एंट फार्म केली बर्गलुन ने, लैब रैट्स और रोवन ब्लैंचर्ड ने अभिनय किया। गर्ल मीट्स वर्ल्ड, इनविजिबल सिस्टर, हाल ही में वह एक युवा लड़की के बारे में हिट शो एंडी मैक के मुख्य निर्देशक थे, जिसे पता चलता है कि उसकी बहन वास्तव में उसकी मां है। मिलो मैनहेम, जन्म 6 मार्च 2001, 2, 3, 4, 5, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें 2018 डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी ज़ॉम्बीज और इसके सीक्वल ज़ॉम्बीज 2, 2020 और ज़ॉम्बीज 3, 2022 में जेड के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए जाना जाता है। 2018 में वह डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 27 में दूसरे स्थान पर रहे। व्यक्तिगत जीवन। मैनहेम का जन्म और पालन पोषण वेनिस, लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ। 4.
वह अभिनेत्री कैमरिन मैनहेम और पूर्व मॉडल जेफ्री ब्रेजोवर के बेटे हैं। 2. वह यहूदी है और उन्होंने अपना बार मिज्वा समारोह आयोजित किया था, जिसमें किसी भी उम्र में सक्रियता विषय की खोज की गई थी। 6. शोलेम समुदाय के साथ। 7. लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी संडे स्कूल। 8. 9. मैनहेम गिटार, ड्रम, पियानो और यूकुलेले के साथ साथ विभिन्न वायु वाद्ययंत्र बजाता है। 10, 11. कैरियर। मैनहेम का अभिनय करियर 6 साल की उम्र में शुरू हुआ। 2. कल्वर सिटी में एक स्थानीय स्कूल के बाद के कार्यक्रम में। 2008 के बाद से उन्होंने लिजा मोनजाउज प्रोडक्शंस के साथ 20 अलग-अलग संगीत में अभिनय किया। 12. 2009 में वह अपनी मां के साथ CBS टेलीविजन श्रृंखला घोस्ट व्हिस्परर में 3 पंक्तियों की अतिथि भूमिका में दिखाई दिए। 2. 2017 में उन्होंने संगीतमय जेनरेशन मी में अपनी भूमिका के लिए 2017 न्यूयॉर्क म्यूजिकल थिएटर फेस्टिवल में अग्रणी भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार जीता। 13. इसके बाद मैनहेम को डिज्नी चैनल टेलीविजन फिल्म ज़ॉम्बीज में मुख्य भूमिका में लिया गया, जिसका प्रीमियर 16 फरवरी 2018 को हुआ। 14. मैनहेम ने अगली फिल्म ज़ॉम्बीज 2 में जेड के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 15. जिसका प्रीमियर हुआ 14 फरवरी 2020 और ज़ॉम्बीज 3 जो 15 जुलाई 2022 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई। 16. 11 सितंबर 2018 को मैनहेम को डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 27 में प्रतिस्पर्धा करने वाली मशहूर हस्तियों में से एक के रूप में घोषित किया गया था। उन्हें पेशेवर नर्तक विटनी कार्सन के साथ जोड़ा गया था। 17. 19 नवंबर 2018 को मैनहेम और कार्सन ने रेडियो व्यक्तित्व बॉबी बोन्स से हारकर दूसरे स्थान पर प्रतियोगिता समाप्त की। 18. अगस्त 2022 में मैनहेम को स्कूल स्पिरिट्स नामक पैरामाउंट प्लस श्रृंखला में पेटन लिस्ट के विपरीत मुख्य भूमिका में लिया गया था। 1. एरियल रेबेका मार्टिन, जन्म 22 नवंबर 2000, जिन्हें पेशेवर रूप से बेबी एरियल के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी सोशल मीडिया व्यक्तित्व है जो बंद हो चुके वीडियो शेयरिंग ऐप musical.ly, जिसे अब टिकटॉक के नाम से जाना जाता है, पर लिपसिंकिंग वीडियो पोस्ट करने के बाद प्रसिद्धि मिली। उन्हें 2017 में टाइम पत्रिका द्वारा इंटरनेट पर सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। और उन्हें फोर्ब्स 2017 की शीर्ष मनोरंजन प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया था। 2, 3. एरियल को उनकी सोशल मीडिया सामग्री के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर उनके काम के लिए। 4. और डिज्नी चैनल ओरिजिनल मूवी ज़ॉम्बीज 2 में विंटर बारकोविच के रूप में अभिनय के लिए। उनके 36.1 मिलियन से अधिक टिकटॉक फॉलोअर्स। 5. 10.7 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। 6. 2.93 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर। 7. और 1.1 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स है। 8. उन्होंने 2016 और 2017 में च्वाइस मसर के लिए टीन च्वाइस अवार्ड जीता। 9. कैरियर। एरियल ने बोरियत के कारण ऐप डाउनलोड करके 2015 में musical.ly पर एक निर्माता के रूप में अपना करियर शुरू किया। 5. 2015 में एरियल ने एरियल मूवमेंट नामक एक धमकाने विरोधी अभियान शुरू किया, जिसे ब्लैक बुक ने उसके सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक बताया। 10. पीपल पत्रिका ने उन्हें इंटरनेट ट्रॉल्स और इंटरनेट पर नकारात्मकता को रोकने के लिए हैक हैरासमेंट पहल में उनके समर्थन के लिए मान्यता दी। 11. 2016 में एरियल को साथी musical.ly व्यक्तित्व जैकब सार्टोरियस के साथ बिलबोर्ड पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया था। 12. वह 60 मिनट्स, 13 और गुड मॉर्निंग अमेरिका 14 में दिखाई दी है और फोर्ब्स 15, 16, 17, पीपल 18 और USA टुडे द्वारा उन्हें शीर्ष प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उद्धृत किया गया है। 19. एरियल ने सितंबर 2016 में क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी के साथ अनुबंध किया। 20.
और 1 दिसंबर 2017 को अपना पहला एकल ओ जारी किया। 10 उ 21 ए 22 उन्होंने 17 जनवरी को अपना दूसरा एकल परफ जारी किया। 2018. 23. 30 मार्च 2018 को एरियल ने डैनियल स्काई के साथ से इट गाना जारी किया। 24 उन्होंने द सिम्स 4 के लिए ईए गेम्स के साथ सहयोग किया। नवंबर 2018 में रिलीज हुए विस्तार पैक द सिम्स 4 गेट फेमस में एक सिम के रूप में दिखाई दी। 25 2018 के अंत में एरियल ने बेबी डॉल रिकॉर्ड्स एक मिनी में अभिनय किया। ब्रेट पर श्रृंखला 2019 में उन्होंने निक्लोडियन टेलीविजन फिल्म बिक्सलर हाई प्राइवेट आई में अभिनय किया। उस वर्ष बाद में यह घोषणा की गई कि वह डिज्नी चैनल की फिल्म जॉम्बीज 2 में दिखाई देंगी और विंटर की भूमिका निभाएंगी। एरियल को फास्ट कंपनी 26 और 27 बिजनेस इनसाइडर 28 और 17 मैगजीन में प्रोफाइल किया गया था। 29 अन्य उल्लेखों में CNN 30 रोलिंग स्टोन 31 हफिंगटन पोस्ट 32 ट्यूब फिल्टर 33 पेपर मैगजीन 34 रॉ 35 और वंडरवॉल शामिल है। 36. एरियल ने अपना पहला ईपी ब्लू 9 जुलाई 2021 को जारी किया। व्यक्तिगत जीवन मार्टिन यहूदी है और उनका जन्म फ्लोरिडा के पेम्ब्रोक पाइन्स में हुआ था। 37 उनके पिता पनामेनियन और मां क्यूबाई इजरायली थीं। 38. 39. 40. डिस्कोग्राफी मैट कॉर्नेट एक अमेरिकी अभिनेता और गायक है। वह डिज्नी प्लस सीरीज हाई स्कूल म्यूजिकल द सीरीज में ईजे कैसवेल की भूमिका निभाते हैं और डिज्नी चैनल की फिल्म जॉम्बीज 3 के नायकों में से एक है। 1. प्रारंभिक जीवन कॉर्नेट का पालन पोषण रोजर्स अरकांसस में हुआ था। वह आर्ट और रोंडा कॉर्नेट के सबसे छोटे बेटे हैं। वह अभिनय को आगे बढ़ाने के लिए 2012 में लॉस एंजिल्स चले गए। 2. 3. कैरियर कॉर्नेट ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टेलीविजन श्रृंखला नाइटमेयर यू से की, जहां उन्होंने डैनियल की भूमिका निभाई। 4 उन्होंने कैन फिल्म में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने डिएगो की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने अपराध नाटक टेलीविजन श्रृंखला साउथलैंड में लू की अतिथि भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने एक टीवी श्रृंखला अतिथि अभिनीत युवा अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2014 का युवा कलाकार पुरस्कार अर्जित किया। 5. 2015 में कॉर्नेट ने फिल्म आई थिंक माई बेबीसिटर्स इन एलियन 6 में ग्लेन की भूमिका निभाई और टेलीविजन फिल्म द ड्यून्स क्लब में कार्टर की भूमिका निभाई। 7. उन्हें कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला बेला एंड द बुलडॉग्स में जैच बार्न्स के रूप में उनकी आवर्ती अतिथि कलाकार की भूमिका के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने टीवी श्रृंखला आवर्ती युवा अभिनेता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 2016 का युवा कलाकार पुरस्कार अर्जित किया। 8. 9. हाल ही में उन्होंने फीचर फिल्म इनकंसीवेबल में नताशा हेनस्ट्रिज के साथ बड़ी स्क्रीन साझा की, जहां उन्होंने जैच की भूमिका निभाई। 2018 में कॉर्नेट ने फिल्म एलेक्स एंड मी में अभिनय किया, जो 12 जून 2018 को रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने लोगन विलिस की भूमिका निभाई। उन्होंने टेलीविजन फिल्म परफेक्ट सिटीजन्स में नाथन शूर्जर की भूमिका में भी अभिनय किया। 2019 में कॉर्नेट ने द गोल्डबर्ग्स के 7वें सीजन में एंड्रयू गैलरी की भूमिका निभाई और उन्हें डिज्नी प्लस सीरीज हाई स्कूल म्यूजिकल द सीरीज में ईजे कैसवेल की मुख्य भूमिका में लिया गया। 10. 2022 में कॉर्नेट ने साइंस फिक्शन म्यूजिकल फिल्म जॉम्बीज 3 में एलैन की भूमिका निभाई। 11 जो 15 जुलाई 2022 को रिलीज हुई थी। श्रृंखला मेलिंडा गॉर्डन, जेनिफर लव हेविट के जीवन का अनुसरण करती है, जो भूतों को देखने और उनके साथ संवाद करने की क्षमता रखती है। यथासंभव सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हुए वह शादीशुदा है और एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान की मालिक है। मेलिंडा सांसारिक आत्माओं को उनकी समस्याओं को हल करने और प्रकाश
या आध्यात्मिक दुनिया में पार करने में मदद करती है। उसके कार्य कठिन है और कभी-कभी उसे ऐसे लोगों से संघर्ष करना पड़ता है जो उसे दूर धकेल देते हैं और उसके उपहार पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके अलावा भूत रहस्यमय और कभी-कभी खतरनाक होते हैं और मेलिंडा को आत्माओं की जरूरतों को समझने और उनकी मदद करने के लिए उपलब्ध सुरागों का उपयोग करना चाहिए। 2. यह शो जॉन ग्रे द्वारा बनाया गया था और एबीसी स्टूडियो और सीबीएस टेलीविजन स्टूडियो के सहयोग से सेंडर मोसेस प्रोडक्शंस, कार्यकारी निर्माता और जेनिफर लव हेविट द्वारा निर्मित किया गया था। 3. 18 मई 2010 को सीबीएस ने 5 सीजन के बाद श्रृंखला रद्द कर दी। 4. परिसर: मेलिंडा गॉर्डन, जेनिफर लव हेविट, न्यूयॉर्क के ग्रैंडव्यू शहर की एक युवा महिला है जो मृतकों को देखने और उनके साथ संवाद करने की क्षमता रखती है। मेलिंडा अपने पति, जिम क्लैंसी, डेविड कॉनराड और बाद में अपने बेटे एडेन, कॉनर गिब्स, के साथ रहती है। वह सेम एज इट नेवर वाज एंटिक्स नाम की एक दुकान की मालिक है। प्रत्येक भूत एक संदेश प्रसारित करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए मेलिंडा की मदद चाहता है, जो उनकी आत्मा को आराम देगा और उन्हें प्रकाश में पार करने की अनुमति देगा। जो लोग अधूरे कार्य के साथ मर गए वे पार्थिव हो जाते हैं और पार नहीं कर सकते, और मेलिंडा, उनके पार्थिव प्रतिनिधि के रूप में, उन्हें शांति पाने में मदद करती है। शो में भूतों को पाप करने वाले के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि यह आत्माओं का अपना अपराध है जो उन्हें दोषी ठहराता है, और न्याय का उनका अपना डर है जो उन्हें पारगमन से अगले जीवन में जाने से रोकता है। श्रृंखला में आयशा टायलर ने मेलिंडा की सबसे अच्छी दोस्त एंड्रिया मैरिनो की भूमिका निभाई, जो उसके साथ प्राचीन वस्तुओं की दुकान चलाती है। एंड्रिया की सीजन 1 के समापन में उस समय हत्या कर दी गई जब वह शहर में स्थित अपने भाई के अपार्टमेंट में जा रही थी। सीजन 2 के प्रीमियर के दौरान मेलिंडा की मुलाकात डेलिया बैंक्स, कैमरिन मैनहेम, से होती है, जो एक संघर्षरत रियल एस्टेट एजेंट है जो मेलिंडा के साथ दोस्ती करती है और अंततः उसके साथ प्राचीन वस्तुओं की दुकान चलाने के लिए सहमत हो जाती है। डेलिया एक विधवा है। शो से पहले उनके पति की मृत्यु हो गई। मेलिंडा की क्षमताओं के बारे में जानकर डेलिया हैरान रह गई। वास्तव में, सबसे पहले वह दावा करती है कि मेलिंडा को मनोवैज्ञानिक मदद की जरूरत है। डेलिया अंततः मेलिंडा का उपहार स्वीकार कर लेती है, हालांकि वह कई बार संशय में रहती है। डेलिया का नेड बैंक्स, टायलर पैट्रिक जोन्स और क्रिस्टोफ सैंडर्स नाम का एक बेटा है, जिसे मेलिंडा के उपहार के बारे में उसकी मां से बहुत पहले ही पता चल जाता है। मेलिंडा की रॉकलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिक पाइने, जे मोहर, से भी दोस्ती हो जाती है। वह घोस्ट व्हिस्परर सीजन 2 और सीजन 3 सीजन में भूतों के संघर्ष को सुलझाने में मेलिंडा की मदद करता है। वह चौथे सीजन के प्रीमियर में हिमालय में एक अभियान के लिए प्रस्थान करता है। इसी एपिसोड में विश्वविद्यालय के एक अन्य प्रोफेसर एली जेम्स, जेमी कैनेडी, का परिचय दिया गया, जो मृत्यु के निकट के अनुभव से गुजरता है, जो भूतों को सुनने की क्षमता को अनलॉक करता है। मेलिंडा के विपरीत, वह उन्हें नहीं देख सकता। वह मेलिंडा का करीबी दोस्त बन जाता है और भूत प्रेत की जांच में उसकी मदद करता है। घोस्ट व्हिस्परर कुछ हद तक मैरी एन विंकोव्स्की के काम पर आधारित है। 5. शो का विकास इसके प्रीमियर से कम 2 साल पहले हुआ था। 6. जेम्स वान प्राग शो के सहकार्यकारी निर्माता और सलाहकार थे। 7. शो का निर्माण सेंडर मोसेस प्रोडक्शंस द्वारा सीजन 1 में सीबीएस टेलीविजन स्टूडियो, मूल रूप से पैरामाउंट नेटवर्क टेलीविजन, और सीजन 2 से 4 में एबीसी स्टूडियो, मूल रूप से पहले 2 सीजन में टचस्टोन टेलीविजन और सीबीएस पैरामाउंट नेटवर्क टेलीविजन के सहयोग से किया गया था। यह शो लॉस एंजिल्स में यूनिवर्सल स्टूडियो में फिल्माया गया था। 8. कलाकारों और क्रू सदस्यों ने कहा कि उनका मानना है कि सेट पर वास्तविक आत्माएं आती थीं। 9. शो के रद्द होने के बाद और सेट को तोड़े जाने से कुछ समय पहले,
जेनिफर लव हेविट ने एक दौरे का फिल्मांकन किया जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से क्षेत्र टीवी प्रसारण में दिखाए गए क्षेत्रों से भिन्न थे। 10, स्मार्ट पोस्ट साउंड में ध्वनि प्रभाव पूरा किया गया। 11 पायलट के लिए दृश्य प्रभाव और सीजन 1 के कुछ एपिसोड फ्लैश फिल्म वर्क्स में पूरे किए गए। 12 लगभग पूरी श्रृंखला के दृश्य प्रभाव ईडन एफएक्स में बनाए गए थे। 13 रॉय फोर्ज स्मिथ, जो अक्सर जॉन गैरी के साथ सहयोग करते थे, 2005 से 2007 तक 2 सीजन में शो के 44 एपिसोड के प्रोडक्शन डिजाइनर थे। 14, रिलीज प्रसारण सीजन 1 का प्रीमियर 23 सितंबर 2005 को हुआ और 5 मई 2006 को समाप्त हुआ। इसे औसतन 10.20 मिलियन दर्शक मिले। घोस्ट व्हिस्परर के सीजन 2 का प्रीमियर 22 सितंबर 2006 को हुआ और 11 मई 2007 को समाप्त हुआ। उसी समय के दौरान सीबीएस पर शुक्रवार की रात को फिर से प्रसारित किया गया। उद्धरण वांछित सीबीएस ने आधिकारिक तौर पर तीसरे सीजन के लिए शो को अपने नियमित शुक्रवार रात 8 बजे ईटी टाइम स्लॉट में रखकर नवीनीकृत किया। तीसरे सीजन का प्रीमियर 28 सितंबर 2007 को हुआ। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल से पहले 12 एपिसोड पूरे हो गए थे और हड़ताल समाप्त होने के बाद सीबीएस ने घोषणा की थी कि शो 6 एपिसोड के साथ 4 अप्रैल 2008 को वापस आएगा। 15 फरवरी 2008 को सीबीएस ने चौथे सीजन के लिए घोस्ट व्हिस्परर का नवीनीकरण किया। 16 चौथे सीजन के लिए जेमी कैनेडी मनोविज्ञान प्रोफेसर एली जेम्स के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। जय मोहर पहले एपिसोड के बाद चले गए क्योंकि कथानक में उनका चरित्र प्रोफेसर रिक पाइने विश्राम पर जा रहा था। मोहर ने गैरी अनमैरिड में एक भूमिका निभाई थी। 17 आवर्ती कलाकार सदस्य क्रिस्टोफ सैंडर्स नियमित कलाकार सदस्य के रूप में शामिल हुए। घोस्ट व्हिस्परर के चौथे सीजन का प्रीमियर शुक्रवार 3 अक्टूबर 2008 को हुआ और 15 मई 2009 को समाप्त हुआ और इसमें 23 एपिसोड शामिल थे। 18 पीके सिमंड्स द्वारा ई के साथ एक साक्षात्कार में ऑनलाइन यह घोषणा की गई कि घोस्ट व्हिस्परर 5वें सीजन के लिए वापस आएगा। 19 सीबीएस ने 20 मई 2009 को 5वें सीजन के लिए घोस्ट व्हिस्परर का नवीनीकरण किया, जो शुक्रवार 25 सितंबर 2009 को रात 8 बजे ईटी पर प्रसारित होना शुरू हुआ और 22 एपिसोड तक चला। 2021, सिंडिकेशन 5 मई 2008 को यह घोषणा की गई कि घोस्ट व्हिस्परर के पहले 3 सीजन सिफी, आयन टेलीविजन और वीटीवी द्वारा सिंडिकेशन के लिए 169.8 मिलियन $7 लाख प्रति एपिसोड प्रति नेटवर्क में खरीदे गए थे। एपिसोड का प्रसारण 2009 के मध्य में आयन पर और 2009 की तीसरी तिमाही में सिफी और वी पर शुरू हुआ। 22 पहले 4 सीजन 31 अगस्त 2009 को कनाडा में सीबीसी टेलीविजन पर सिंडिकेशन में प्रसारित होने लगे। 23, होम मीडिया क्षेत्र एक डीवीडी रिलीज पैरामाउंट होम एंटरटेनमेंट बटा सीबीएस डीवीडी द्वारा वितरित किए जाते हैं, जबकि अन्य सभी क्षेत्रों में रिलीज वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट, पूर्व में ब्यूना विस्टा होम एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किए जाते हैं। 17 मार्च 2015 को सीबीएस डीवीडी ने घोस्ट व्हिस्परर द कंप्लीट सीरीज को क्षेत्र 1 में डीवीडी पर रिलीज किया। 24, चौथे सीजन के पहले भाग के एपिसोड ने दर्शकों के बीच हर हफ्ते अपना टाइम स्लॉट जीता और 18 से 49 आयु वर्ग सहित सभी आयु वर्ग के लोगों के बीच और आमतौर पर शुक्रवार की रात को सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो के रूप में सीबीएस के लिए रात भी जीती। 29 इसके अलावा सीजन 4 के 14 एपिसोड ने 10 मिलियन दर्शकों को पार कर लिया, जिनमें से 7 ने 11 मिलियन दर्शकों को पार कर लिया। 30, रद्दीकरण 18 मई 2010 को बढ़ती लागत और दर्शकों की संख्या में गिरावट का हवाला देते हुए सीबीएस ने घोषणा की कि घोस्ट व्हिस्परर को किसी अन्य सीजन के लिए नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। 4 एबीसी ने 2010 से 11 अमेरिकी टेलीविजन सीजन के लिए घोस्ट व्हिस्परर को चुनने में रुचि व्यक्त की। 31 हालांकि 27 मई 2010 को
माइकल ओसिएलो ने बताया कि एबीसी ने घोस्ट विस्परर को छठे सीजन के लिए नवीनीकृत करना शुरू कर दिया है। 33, 2010 में ज़ैप डोइट ने घोस्ट विस्परर को दूसरा सबसे अधिक याद किया जाने वाला शो घोषित किया, जब एक सर्वेक्षण में निर्धारित किया गया कि 19.4% मतदाता इसे नहीं देखेंगे। 34, अक्टूबर 2010 में जेनिफर लव हेविट ने एक अलविदा वीडियो, जून 2010 में फिल्माया गया, में शो के प्रशंसकों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, आपका प्यार और समर्थन घोस्ट विस्परर के कलाकारों और चालक दल के लिए सब कुछ है और हम सभी आपको याद करेंगे दोस्तों, बहुत बहुत। जाओ हमारी डीवीडी ले आओ, हमारे बारे में सोचो, हमें याद करो और जानोगे कि हम सब तुम्हें कितना याद करेंगे। 10, जनवरी 2011 में हेविट ने प्रेस को रद्दीकरण के बारे में अपनी राय बताते हुए कहा, जब आप लोगों को इतनी लंबी यात्रा पर ले गए हैं तो कम से कम आप उन्हें अलविदा कह सकते हैं। एक शो के लिए जो अधूरे काम के बारे में था, हम खत्म नहीं कर पाए। 35, जनवरी 2018 में हेविट वास्तव में एक संभावित रीबूट या पुनरुद्धार के बारे में अड़ा हुआ था। यदि वे इसे फिर से करने जा रहे हैं तो मुझे वापस जाना होगा और भूत का नाफूसी करने वाला बनना होगा, क्योंकि मैं अपना घोस्ट विस्परर सिंहासन नहीं छोड़ रहा हूँ। यह हिस्सा मेरे लिए बहुत मायने रखता था और यह मेरे बारे में बहुत कुछ था। मेलिंडा जो वह है उसे बनाने के लिए मैंने वास्तव में कड़ी मेहनत की, इसलिए अगर वे नेटफ्लिक्स पर 10 एपिसोड का पुनरुद्धार करना चाहते थे, जैसे श्रृंखला खत्म करना या कुछ और, मुझे ऐसा करने में खुशी है, लेकिन इसे किसी को सौंपना मुझे कुचल देगा। 36, पुरस्कार और नामांकन। यह अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रशंसा पत्र की जरूरत है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में मदद करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। स्रोत ढूंढें। घोस्ट विस्परर, समाचार पत्र किताबें विद्वान JSTOR। अप्रैल 2018। जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। वर्ष समूह पुरस्कार प्राप्तकर्ता परिणाम रेफरी। 2006 शनि पुरस्कार टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेनिफर हेविट से प्यारे करता है, मनोनीत। एमी पुरस्कार उत्कृष्ट मुख्य शीर्षक डिजाइन भूतों से बात करने वाला मनोनीत। किड्स च्वाइस पुरस्कार पसंदीदा टेलीविजन अभिनेत्री जेनिफर हेविट से प्यारे करता है। जेनिफर लव हेविट, जन्म 21 फरवरी 1979, एक अमेरिकी अभिनेत्री, निर्माता और गायिका है। हेविट ने अपने करियर की शुरुआत एक बाल अभिनेत्री और गायिका के रूप में की, जो डिज्नी चैनल श्रृंखला किड्स इनकॉर्पोरेटेड 1989 से 1991 के कलाकारों में शामिल होने से पहले राष्ट्रीय टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। उन्हें फॉक्स टीन ड्रामा पार्टी ऑफ 5 1995 से 1999 में सारा रीव्स मेरिन के रूप में सफलता मिली और वह हॉरर फिल्मों आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1997 में जूली जेम्स के रूप में अपनी भूमिका के लिए एक किशोर स्टार के रूप में प्रसिद्ध हुईं। इसकी 1998 की अगली कड़ी, साथ ही किशोर कॉमेडी फिल्म कैंट हार्डली वेट 1998 में अमांडा बेकेट की भूमिका। हेविट की अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में हार्ट ब्रेकर्स 2001, द टक्सेडो 2002 और 2 गारफील्ड लाइव एक्शन फिल्में 2004 से 2006 शामिल है। उन्होंने CBS सुपरनैचुरल ड्रामा घोस्ट विस्परर 2005 से 2010 में मेलिंडा गॉर्डन, लाइफटाइम ड्रामा सीरीज द क्लाइंट लिस्ट 2012 से 2013 में रिले पार्क्स, CBS क्राइम ड्रामा क्रिमिनल माइंड्स 2014 से 2015 में स्पेशल एजेंट केट कैलाहन के रूप में अभिनय किया है और 2018 के बाद से फॉक्स प्रथम प्रत्युत्तर प्रक्रियात्मक 9 जनवरी 2001 पर मैडी बकले। उन्हें द क्लाइंट लिस्ट पायलट फिल्म 2010 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। संगीत के क्षेत्र में
हेविट ने अब तक 4 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं। 12 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम लव सॉन्ग्स 1992 विशेष रूप से जापान में रिलीज होने के बाद उन्होंने लेट्स गो बैंग 1995, जेनिफर लव हेविट 1996 और बेयर नेकेड 2002 रिकॉर्ड किए, जिनमें से बाद वाला उनका बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में चार्ट बनाने वाला पहला एल्बम बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 37वें नंबर पर पहुंच गया। बिलबोर्ड हॉट 100 चार्ट पर उनका सबसे सफल एकल 1999 की रिलीज हाउ डू आई डील था, जो 59वें नंबर पर पहुंच गया। 3. संगीत और अभिनय के अलावा हेविट ने अपनी कुछ फिल्मों और टेलीविजन पर निर्माता के रूप में काम किया है। परियोजनाएं: वह कई पत्रिकाओं की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल हो चुकी है। प्रारंभिक जीवन: हेविट का जन्म वाको, टेक्सास में हुआ था। 4. पेट्रिसिया नीशिप, एक भाषा रोगविज्ञानी, और हर्बर्ट डैनियल हेविट, एक चिकित्सा तकनीशियन। वह सेंट्रल टेक्सास के नोलनविले में पली बढ़ी। 5. और अरकांसस के कुछ हिस्सों में उनके करीबी रिश्तेदारी संबंध है। 6. उनके माता-पिता के तलाक के बाद हेविट और उनके बड़े भाई टॉड का पालन पोषण उनकी मां ने किया। 7. एक बच्ची के रूप में हेविट संगीत के प्रति आकर्षित थीं, जिसके कारण उनका मनोरंजन उद्योग से पहली बार सामना हुआ। 3 साल की उम्र में उन्होंने एक पशुधन शो में द ग्रेटेस्ट लव ऑफ ऑल गाया। 8. अगले वर्ष एक रेस्तरां डांस हॉल में उन्होंने हेल्प मी मेक इट थ्रू द नाइट के अपने संस्करण से दर्शकों का मनोरंजन किया। 9. 5 साल की उम्र तक उनके पोर्टफोलियो में टैप डांसिंग और बैले शामिल थे। 10. 9 साल की उम्र में वह टेक्सास शो टीम एक एले गियर मंडली की सदस्य बन गई। 11. 12. 13. जिसने सोवियत संघ का भी दौरा किया। 14, 15, 16. अभिनय कैरियर: 1989 से 1994 प्रारंभिक अभिनय श्रेय टैलेंट स्काउट्स के सुझाव पर और टेक्सास आवर लिटिल मिस टैलेंट विनर का खिताब जीतने के बाद हेविट अभिनय और गायन दोनों में अपना करियर बनाने के लिए 10 साल की उम्र में अपनी मां के साथ लॉस एंजिल्स चली गईं। 7. उन्होंने लिंकन हाई स्कूल में पढ़ाई की। 17. जहां उनके सहपाठियों में जोनाथन नेविल शामिल थे, जो एक प्रतिभा स्काउट बन गए और पार्टी ऑफ 5 में उनकी भूमिका के लिए हेविट की सिफारिश की। 9. हेविट 20 से अधिक टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए, जिनमें से कुछ मेटल खिलौनों के लिए भी शामिल थे। 18. उन्हें पहला ब्रेक डिज्नी चैनल के विभिन्न शो किड्स इनकॉर्पोरेटेड 1989 से 1991 में एक बाल अभिनेत्री के रूप में मिला। 19. जिससे उन्हें कलाकारों के सदस्य के रूप में 3 यंग आर्टिस्ट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 1992 में वह लाइव एक्शन वीडियो शॉर्ट डांस में दिखाई दीं। वर्कआउट विद बार्बी 1992, जिसे ब्यूना विस्टा द्वारा रिलीज किया गया था। 20. और उन्हें स्वतंत्र प्रोडक्शन मंची में पहली फीचर फिल्म भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने एक बदमाश युवा लड़के की प्रेमिका एंड्रिया की भूमिका निभाई। 21. एक साल बाद लिटिल मिस मिलियंस में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी, एक 9 वर्षीय अमीर लड़की की भूमिका जो अपनी असली मां को खोजने के लिए अपनी सौतेली मां से दूर भागती है। और सिस्टर एक्ट 2 बैक इन में एक गायक मंडल के सदस्य के रूप में दिखाई दी। आदत: 22. हेविट ने रनिंग वाइल्ड 1993 नामक एनबीसी के लिए एक पायलट में पियर्स ब्रॉसन की बेटी की भूमिका निभाई, जिसमें ब्रॉसन को ऑटो वर्ल्ड पत्रिका के लिए एक रिपोर्टर के रूप में दिखाया गया था, जिसकी कहानियां उनके अपने जंगली ऑटो एडवेंचर्स को कवर करती थीं, लेकिन श्रृंखला को पसंद नहीं किया गया और पायलट ने कभी प्रसारण नहीं किया। 23. हेविट को बाद में कई अल्पकालिक टेलीविजन श्रृंखलाओं में भूमिकाएं मिलीं, जैसे फॉक्स की शेकी ग्राउंड 1992 से 1993, 24. एबीसी की द बर्ड्स ऑफ पैराडाइज 1994, 25. और मैककेना 1994 से 95। 26. 1995 से 1999 स्टारडम की ओर उदय
लोकप्रिय फॉक्स शो पार्टी ऑफ 5 1995 से 99 में सारा रीव्स मेरिन की भूमिका निभाने के बाद हेविट को किशोर आदर्श का दर्जा प्राप्त हुआ। 27 मूल रूप से सीजन 2 में 9 एपिसोड आर्क के लिए कास्ट किया गया था। निर्माताओं और दर्शकों का स्वागत इतना सकारात्मक था कि वह नियमित रूप से एक सीरीज बन गईं और शो के छठे और अंतिम सीजन तक किरदार निभाती रहीं। 28 सहनिर्माता एमी लिपमैन ने एक बार कहा था, वह एक पागल पेशेवर थीं। आपको अपने आप से यह पूछने की जरूरत नहीं थी, मुझे नहीं पता कि वह यहाँ काम करने में सक्षम होगी या नहीं, मुझे नहीं पता नहीं वह रो भी पाएगी या नहीं। वह सिगरेट पीने या खिलौना पूडल के साथ खेलने के लिए अपने ट्रेलर की ओर नहीं दौड़ रही थी, वह सामग्री पर रही थी और अपने करियर की योजना बनाने की कोशिश कर रही थी। 29 अपने प्रदर्शन के लिए हेविट को किड्स च्वाइस अवार्ड, टीन च्वाइस अवार्ड और यंगस्टार अवार्ड के लिए नामांकन मिला। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। हॉरर फिल्म आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1997 की रिलीज के साथ हेविट एक फिल्म स्टार बन गईं। 30 जिसमें उन्होंने सारा मिशेल गेलर, रयान फिलिप और फ्रेडी प्रिंज जूनियर के साथ अभिनय किया, जिसमें अंतिम लड़की जूली जेम्स का किरदार निभाया। 31 उन्हें उनकी असुरक्षितता को प्रदर्शित करने की क्षमता के आधार पर भूमिका दी गई, जिस पर निर्माता, निर्देशक जिम गिलेस्पी और लेखक केविन विलियमसन ने सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। जबकि फिल्म को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, एंटरटेनमेंट वीकली के एक स्तंभकार ने हेविट के प्रदर्शन की प्रशंसा की, यह देखते हुए कि वह जानती है कि आत्मा से चिल्लाना कैसे है। 32 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट वाली इस फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 33 34 35 अपनी भूमिका के लिए उन्हें फीचर फिल्म अग्रणी युवा अभिनेत्री में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए युवा कलाकार पुरस्कार नामांकन और पसंदीदा महिला नवागंतुक के लिए ब्लॉकबस्टर मनोरंजन पुरस्कार मिला। वह सीक्वल आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1998 में दिखाई दी, जो हालांकि पहली फिल्म जितनी सफल नहीं रही, लेकिन अपने शुरुआती सप्ताहांत में अधिक कमाई की। हेविट ने किशोर कॉमेडी कैंट हार्डली वेट 1998 में अमांडा बेकेट, स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की और सीनियर क्लास प्रोम क्वीन की भूमिका निभाई। 37 आलोचक जेम्स बेरार्डिनेली ने दावा किया कि हेविट इतनी पसंद करने योग्य थी कि उसके किरदार में कम से कम थोड़ी सी दिलचस्पी न रखना मुश्किल है। 38 और उत्तर अमेरिकी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 25.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ फिल्म मध्यम व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। 39 टेलिंग यू 1998 की एक और किशोर कॉमेडी, जिसमें हेविट को पिज्जा जॉइंट में काम करने वाले एक कॉलेज छात्र की कष्टप्रद प्यारी पूर्व प्रेमिका के रूप में दिखाया गया था। 1999 में उन्होंने स्वतंत्र कॉमेडी द सबर्बन्स में एक रिकॉर्ड कंपनी के कार्यकारी की भूमिका निभाई और अपने चरित्र के बाद पार्टी ऑफ 5 स्पिन-ऑफ टाइम ऑफ योर लाइफ में अभिनय किया और निर्माण किया, जब वह अपने जैविक माता-पिता के बारे में अधिक जानने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं। 40 उस समय हेविट की लोकप्रियता के बावजूद शो को कम दर्शक मिले और केवल आधा सीजन प्रसारित होने के बाद इसे रद्द कर दिया गया। 41 2000 से 2004 स्थिर फिल्म कार्य। हेविट मुस्कुरा रहा है। 2002 में हेविट द ऑड्रे हेपबर्न स्टोरी 2000 में अभिनेत्री और मानवतावादी ऑड्रे हेपबर्न के जीवन पर आधारित एक जीवनी नाटक टेलीविजन फिल्म हेविट ने शीर्षक भूमिका निभाई और एक कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। 42 निर्देशक स्टीवन रॉबमैन ने इस भूमिका के लिए उनकी सिफारिश की थी, जिन्होंने पहले उन्हें पार्टी ऑफ 5 में निर्देशित किया था। 43 यह प्रोडक्शन 27 मार्च 2000 को एबीसी पर 3 घंटे की फिल्म के रूप में प्रसारित हुआ और इसे मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। एंटरटेनमेंट वीकली ने लिखा कि हेविट में इस भूमिका को निभाने की हिम्मत थी और उन्होंने उसे हेपबर्न की अध्ययनशील विनम्रता को व्यक्त करने में उत्कृष्ट कहा। 44 जबकि बाल्टीमोर सन की समीक्षा में कहा गया, इस फिल्म में जो बात असंभव है वह यह है
कि हेविट में कोई शारीरिक सुंदरता नहीं है, जबकि हेपबर्न इसका वास्तविक अवतार था। 45. हेविट ने रोमांटिक कॉमेडी हार्ट ब्रेकर्स 2001 में सिगोर्नी वीवर के साथ अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक मां बेटी की भूमिका निभाई जो अमीर लोगों को उनके पैसे से ठगने के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी कर रही थी। 46. रोजर एबर्ट ने कहा कि हेविट ने पूरी फिल्म को अपने खजाने के प्रदर्शन पर खर्च किया, शायद वंडरब्रा के लिए उत्पाद प्लेसमेंट के रूप में। 47. जबकि BBC.com ने दावा किया, हालांकि हेविट में अपने चरित्र के लिए आवश्यक दोहरेपन का अभाव है और वह है दृढ़ता से कुतिया बनने के लिए बहुत स्पष्ट रूप से सहमत, अंततः उसे पेशेवरों के बीच आकर्षक बना दिया। फिर भी उसके पास भूमिका के लिए सही क्लीवेज है और निश्चित रूप से इसके लिए बड़ी संख्या में पुरुष आभारी होंगे। 48. फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 57.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मध्यम कमाई की। 49. हेविट ने एक्शन कॉमेडी द टक्सेडो 2002 में जैकी चैन के साथ फील्ड वर्क की आकांक्षाओं वाले एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में अभिनय किया। 50. वैराइटी के रॉबर्ट कोहलर ने कहा कि हेविट ने पिछली भूमिकाओं में खुद चांद जैसी मिठास प्रदर्शित की है और उन्हें निराशा हुई कि उनका किरदार चांद की तरह एक मनोरंजक सहायक के बजाय एक झगड़ालू, ऊंचे कद का धूर्त व्यक्ति है जो तुरंत विकर्षक है, अन्य हॉलीवुड फिल्मों में था। 51. फिल्म ने दुनिया भर में 104.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 52. 2002 में उन्होंने 2 डायरेक्ट टू डीवीडी एनिमेटेड फिल्मों द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम टू और द एडवेंचर्स ऑफ टॉम थंब एंड थंबेलिना के लिए भी अपनी आवाज दी। 53. 2004 में हेविट ने रोमांटिक फंतासी ड्रामा इफ ओनली में एक संगीतकार के रूप में, टेलीविजन फिल्म ए क्रिसमस कैरोल में एबेनेजर स्क्रूज की प्रेमिका और लाइव एक्शन कॉमेडी गारफील्ड में डॉ. लिज विल्सन के रूप में अभिनय किया। 54. दुनिया भर में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई के साथ गारफील्ड हेविट की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 55. 2005 से 2010 टेलीविजन पर वापसी। हेविट ने CBS टेलीविजन श्रृंखला घोस्ट व्हिस्परर में मेलिंडा गॉर्डन नामक एक महिला की भूमिका निभाई जो भूतों को देखने और उनके साथ संवाद करने की क्षमता रखती है, जो 23 सितंबर 2005 से 21 मई 2010 तक 5 सीजन और 107 एपिसोड के लिए CBS पर चली। 56. 57. उन्होंने एक निर्माता के रूप में भी काम किया और 100वें एपिसोड सहित 3 एपिसोड का निर्देशन किया। पहले सीजन के लिए अपनी समीक्षा में न्यूयॉर्क डेली न्यूज के डेविड बियानकुली ने लिखा, यदि टेलीविजन वास्तव में इस अभिनेत्री के आसपास सफलता चाहता है तो हॉलीवुड में किसी को हार्ट ब्रेकर्स में उसकी गिरगिट और हास्य भूमिका पर ध्यान देना चाहिए और देना चाहिए। यह एक ऐसी भूमिका है जो इस पारभासी चीज के बजाय उन शक्तियों को निभाती है। 58. तो फिर भी श्रृंखला रेटिंग में सफल रही और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन अभिनेत्री के लिए हेविट को 2 सैटर्न पुरस्कार मिले। 59. 2005 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी द ट्रूथ अबाउट लव में एक खुशहाल शादीशुदा अंग्रेजी महिला की भूमिका निभाई और एक 28 वर्षीय विज्ञापन कार्यकारी की टेलीविजन फिल्म कन्फेशंस में एक अच्छा इंसान बनने की तुलना में एक प्रसिद्ध सोशलाइट बनने की अधिक चिंता थी। एक सोशियोपैथिक सामाजिक पर्वतारोही का। हेविट ने गारफील्ड ए टेल ऑफ टू किटीज 2006 के लिए डॉ. लिज विल्सन की अपनी भूमिका दोहराई। 60. जिसने हालांकि अपने पूर्ववर्ती की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। 61. उनकी अगली फिल्म रिलीज कॉमेडी शॉर्टकट टू हैप्पीनेस थी, जिसमें उन्होंने एंथनी हॉपकिंस और एलेक बाल्डविन के साथ द डेविल की भूमिका निभाई। 2001 की शुरुआत में NYC में फिल्माई गई। यह फिल्म संघीय बैंक धोखाधड़ी के मुकदमे में एक संपत्ति बन गई जब निवेशक जेड बैरन को बैंक धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया, जबकि फिल्म का निर्माण चल रहा था। फिल्म को अंततः यारी ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और अंततः 2007 में रिलीज किया गया। 62. 2008 में उन्होंने सफल एक्शन कॉमेडी ट्रॉपिक थंडर में एक कैमियो भूमिका निभाई,
और एनिमेटेड प्रोडक्शन डेल्गो में फ्रेडी प्रिंस जूनियर के साथ फिर से जुड़ गईं, जो, जब रिलीज हुई, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाका हुआ, 63, जिसने उत्तरी अमेरिका में केवल $6,94,782 की कमाई की। 64, 2010 में हेविट ने स्वतंत्र नाटक कैफे में एक नेकदिल बरिस्ता की भूमिका निभाई। 65 और लाइफटाइम फिल्म द क्लाइंट लिस्ट में एक संघर्षरत वेश्या की भूमिका निभाई। 66 जबकि एक समीक्षक ने महसूस किया कि हेविट ने कैफे में एक बार भी हंसी मजाक किए बिना उत्तेजित और भावनात्मक रूप से परिपक्व अभिनय का आश्चर्यजनक रूप से विश्वसनीय काम किया। 67 एंटरटेनमेंट वीकली के केन टकर ने महसूस किया कि अभिनेत्री अपनी ईमानदारी और आकर्षण को संप्रेषित करने की प्रतिभा के कारण दर्शकों को ग्राहक सूची बेचने में सक्षम हुई। 68 बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 69, 2011 वर्तमान निरंतर टेलीविजन भूमिकाएं। हेविट ने हॉलमार्क हॉल ऑफ फेम फिल्म द लॉस्ट वैलेंटाइन 2011 में बेट्टी व्हाइट के विपरीत एक पत्रकार के रूप में अभिनय किया। 70 जबकि समीक्षकों ने सर्वसम्मति से व्हाइट के प्रदर्शन की प्रशंसा की, वैरायटी ने लिखा, यही बात शायद ही हेविट के बारे में कही जा सकती है, जिसे अपने वर्तमान टीवी फिल्म चरण में लाइफटाइम की द क्लाइंट लिस्ट में एक मां के रूप में बेहतर उपयोग के लिए रखा गया था जो वेश्या बन गई थी। 71 14.53 मिलियन दर्शकों के साथ फिल्म ने अपनी समय अवधि में जीत हासिल की और 4 वर्षों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉलमार्क फिल्म का प्रतिनिधित्व किया। हेविट मुस्कुरा रहा है। 2018 में हेविट। 2012 में हेविट ने स्वतंत्र कॉमेडी जूटोपिया में इवान सर्गेई और जोएल डेविड मूर के साथ यहूदी होने का नाटक करने वाले एक अन्य जाति की प्रेमिका के रूप में अभिनय किया। 73 और टेलीविजन श्रृंखला द क्लाइंट लिस्ट में एक कामुक मालिशकर्ता की भूमिका निभाई। 74 इसी नाम की 2010 की टेलीविजन फिल्म पर आधारित श्रृंखला 2 सीजन तक चली और इसमें हेविट को एक अलग चरित्र के रूप में दिखाया गया जो फिल्म से थोड़ा अलग था। 2014 और 2015 के बीच हेविट ने क्रिमिनल माइंड्स के 10वें सीजन में बीएयू में शामिल होने वाली एक अंडरकवर एजेंट केट कैलाहन की नियमित भूमिका निभाई। 75 76 उन्होंने अपनी दूसरी गर्भावस्था के कारण सीजन के अंत में श्रृंखला छोड़ दी। 77 और अगले 3 वर्षों के लिए करियर में अंतराल लेने का फैसला किया। एले पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में हेविट ने टिप्पणी की, मैं दर्पण में देख रहा था, खुद से बात कर रहा था, अरे हमने कुछ शुरू किया, याद है, हम एक कदम पीछे हटने वाले थे, तो चलिए ऐसा करते हैं। 29, 2018 की शुरुआत में हेविट ने फॉक्स पुलिस प्रक्रिया 9 जनवरी 2001 में एक अपमानजनक रिश्ते को छोड़ने के बाद 9 जनवरी 2001 ऑपरेटर के रूप में काम करने वाली एक ईआर नर्स मैडी बकले की भूमिका निभाई है। अपने चरित्र के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैडी के प्रति कठोरता है, लेकिन वह सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील भी है। लोग उसे फोन पर संयमित लेकिन कॉल करने वालों के दर्द और पीड़ा से पूरी तरह निपटते हुए देखेंगे एक बार जब वह फोन काट देती है। 29, हेविट मार्टिका के नंबर 1 एकल टॉय सोल्जर्स 1989 के सहायक गायकों में से एक थे। 12 साल की उम्र में मेलडेक ने हेविट के पहले स्टूडियो एल्बम लव सॉन्ग्स 1992 की रिकॉर्डिंग के लिए फंडिंग की। 78 यह एल्बम विशेष रूप से जापान में जारी किया गया, जहां हेविट एक पॉप स्टार बन गया। 79 जापान में अपनी सफलता के लिए उनका स्पष्टीकरण यह है कि जापानी उत्साही संगीत पसंद करते हैं। संगीत जितना अधिक लोकप्रिय होगा, उतना बेहतर होगा। 80 बाद में उन्हें अटलांटिक रिकॉर्ड्स के साथ अनुबंधित किया गया, जिसने उनके अगले 2 एल्बम लेट्स गो बैंग 1995 और जेनिफर लव हेविट 1996 जारी किए। 81 एल्बम अपने एकल के साथ चार्ट में विफल रहे और अटलांटिक ने हेविट को हटा दिया,
जो 3 साल तक संगीत जगत में वापस नहीं लौटे। 78. हेविट ने आई स्टिल नो व्हाट यू डिड लास्ट समर साउंड ट्रैक के लिए सिंगल हाउ डू आई डील 1999 रिकॉर्ड किया, जो उनका पहला चार्टिंग सिंगल बन गया, जो हॉट 100 पर नंबर 59 पर और टॉप 40 मेनस्ट्रीम में नंबर 36 पर पहुंच गया। 82 ऑस्ट्रेलिया में यह 8वें नंबर पर पहुंच गया। 83 उन्होंने ग्लोरिया ग्नोर गीत आई विल सर्वाइव का एक कवर भी रिकॉर्ड किया, जिसे फिल्म में संक्षेप में दिखाया गया है। 84. हेविट गर्ल ऑन टीवी 1999 के लिए एलेफो वीडियो में दिखाई दिए। 85 एक गीत जिसे बैंड के सदस्य रिच क्रोनिन बैंड ने उनके लिए लिखा था जब दोनों डेटिंग कर रहे थे। 86 वह एनरिक इग्लेसियस के गीत हीरो 2001 के संगीत वीडियो में गायिका की प्रेमिका के रूप में भी दिखाई दी। 21. 2002 में हेविट ने जिव रिकॉर्ड्स 87 पर हस्ताक्षर किए और गायक, गीतकार और निर्माता मेरेडिथ ब्रूक्स के साथ अपना चौथा स्टूडियो एल्बम बेयरनेकेड रिकॉर्ड किया। 88 पहला एकल बेयरनेकेड 2002 उनका अब तक का सबसे बड़ा रेडियो हिट बन गया जब यह बबलिंग अंडर हॉट 100 चार्ट पर नंबर 24 पर, एडल्ट टॉप 40 पर नंबर 31 पर और नंबर 25 पर पहुंच गया। शीर्ष 40 मुख्यधारा यह ऑस्ट्रेलिया में नंबर 6 पर पहुंच गया, वहां 2 सप्ताह तक रहा। 89 और नीदरलैंड में नंबर 33 पर पहुंच गया। 90 यह गाना बाद में घोस्ट विस्परर के 2 एपिसोड में दिखाया गया। द वैनिशिंग सीजन 1 एपिसोड 20 91 और द कलेक्टर सीजन 2 एपिसोड 20 92 एकल की मध्यम सफलता ने एल्बम को बिलबोर्ड 293 पर नंबर 37 और ऑस्ट्रेलिया में नंबर 31 पर पहुंचा दिया। 94 हालांकि यह चार्ट पर केवल 3 सप्ताह तक ही रहा। दूसरा एकल कैन आई गो नाउ 2003 अमेरिका में चार्ट बनाने में विफल रहा, जबकि नीदरलैंड्स में नंबर 8 पर और ऑस्ट्रेलिया में नंबर 12 पर पहुंचने में कामयाब रहा। 96. 2004 के बाद से हेविट संगीत उद्योग में ज्यादातर निष्क्रिय रही है, लेकिन उन्होंने एशिया में कूल विद यू, द प्लैटिनम कलेक्शन 2006 और ब्राजील में है एवरीबॉडी 2007 संकलन एल्बम जारी किए। 97 2013 में उन्होंने द क्लाइंट लिस्ट के दूसरे सीजन को बयावा देने के लिए आई एम वुमन का एक कवर रिकॉर्ड किया और गाने के लिए एक संगीत वीडियो शूट किया, जो आईट्यून्स म्यूजिक वीडियो चार्ट में शीर्ष 10 में पहुंच गया। 98. लिखना नवंबर 2009 में हेविट ने कॉमिक पुस्तकों में कदम रखा, जब लेखक स्कॉट लोबडेल ने हेविट के विचारों के आधार पर 5 अंकों के संकलन जेनिफर लव हेविट्स म्यूजिक बॉक्स 2009 से 2010 की पटकथा लिखी। 99 श्रृंखला IDW पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे ट्रेड पेपरबैक में एकत्र किया गया था। 100. उन्होंने द डे आई शॉट क्यूपिड 2010 नामक एक किताब लिखी, जिसमें वह प्यार और डेटिंग के अपने अनुभवों के बारे में बताती है। 101 जनवरी 2010 में लोपेज टुनाइट पर एक साक्षात्कार के दौरान पुस्तक का प्रचार करते हुए हेविट ने कहा कि इसमें वजैजलिंग, एक महिला के प्यूबिस को क्रिस्टल या स्फटिक से सजाना, के बारे में एक अध्याय है। वीडियो के वायरल होने, व्यापक समाचार कवरेज और वैजैजलिंग शब्द अगले दिन गूगल पर सबसे अधिक खोजे जाने वाले शब्दों में से एक बन गया, जिससे यह एक बड़ा इंटरनेट हिट बन गया। 102, 103, 104, 105 तब से उन्हें इस प्रवृत्ति को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया गया है। 106 Helium.com ने पुस्तक की सकारात्मक समीक्षा करते हुए कहा, जेनिफर लव हेविट की पुस्तक उन लोगों के लिए कुछ अच्छे दिशानिर्देश प्रदान करती है जिन्हें अपने रिश्ते स्थापित करने की कोशिश करने से पहले अपने रिश्ते की इच्छाओं को स्पष्ट करने पर काम करने की आवश्यकता है। रिलीज होने पर यह व्यावसायिक रूप से सफल रही और एक सप्ताह के भीतर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गई। 107. 108. सार्वजनिक छवि
2011 में हेविट एक सेक्स सिंबल के रूप में मानी जाने वाली हेविट की अपने करियर के दौरान सार्वजनिक कथा अगले दरवाजे वाली सेक्सी लड़की या मैक्सिम की MVP रही है। जैसा कि एले पत्रिका ने उल्लेख किया है, यह उसे लगभग उस समय वसीयत दी गई थी जब वह 18 वर्ष की हो गई थी और उसने पार्टी ऑफ 5 के साथ साथ आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर 1997 और कैंट हार्डली वेट 1998 में अभिनय किया था। पूरी पीढ़ी के लिए एक प्रतीक के रूप में उसकी स्थिति को मजबूत किया। हर लड़की उसकी तरह बनना चाहती थी और हर लड़के की दीवार पर उसका एक पोस्टर था। 29 अपनी सार्वजनिक छवि पर उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जब आप हॉलीवुड में कम उम्र में शुरुआत करते हैं तो कथा आपके बिना ही आगे बढ़ती है और आप कहते हैं, ओह ठीक है, तो मैं वही हूँ व्यक्ति। बलिया, इससे पहले कि मैं अपने जीवन में कभी जान पाता कि सेक्सी क्या होता है, मैं सेक्सी सूची में थी। 29, तो बात की जाए तो इसे बनाया गया था डिज्नी द्वारा स्पेशल और 90 मिनट इस मूवी की लेंथ थी। इसके एक तरह से तीसरे पार्ट की और 40 मिलियन का टोटल इसका बजट था। डिज्नी द्वारा डिज्नी प्लस पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख पाओगे। साथ ही साथ 15 जुलाई 2022 को ये हमें देखने को मिली थी। तो दोस्तों सारी कुछ जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।